वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज़.com। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जामा मस्जिद के 11 ट्रस्टियों के खिलाफ जो निचली अदालत ने जे मार्ग में एक प्राइवेट कंप्लेंट एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, इस आदेश को रद्द कर दिया है मुंबई सेशन कोर्ट ने। जी हाँ, हाल ही में यह आदेश पास किया गया है। अब इस क्या है सारा मामला, इस पर जानने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद है जामा मस्जिद के चीफ ट्रस्टी शुएब खतीब साहब। हम उनसे जानते हैं। शुएब जी, क्या कहेंगे? जो निचली अदालत का आदेश था, जे मार्ग को उन्होंने कहा था कि इन 11 ट्रस्टियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, उसको आपने चैलेंज किया, सेशन कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। कितने बड़ी राहत की खबर है आपके लिए? क्या आपका पहला रिएक्शन क्या है इस सारे फैसले पर? देखिए, बहुत खुशी की बात है। और जो चीज़ हक रहती है, जो सच रहती है, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं उस चीज़ का गलबा रहता ही है। जो कंप्लेन की गई थी वो एक कंप्लेनर है मोहम्मद अली रोगे, जो उसके द्वारा की गई थी, जो बिल्कुल बेसलेस थी, बिल्कुल झूठी थी। और उस कंप्लेन को माननीय जज साहब ने जो है बिल्कुल खारिज कर दी और एक बेहतरीन ऑर्डर जो है वो मिसाली ऑर्डर मैं कहूँगा पेश किया, ताकि लोग जो है इससे इस तरीके के जो ब्लैकमेलर है या इस तरीके की जो हरकतें करते हैं लोगों के ट्रस्टों को बदनाम करने की, इस चीज़ों के ऊपर उन्होंने एक बेहतरीन ऑर्डर दिया है। हम तमाम, हमारे वकील साहब का, हम माननीय जज साहब का और तमाम लोगों का शुक्रगुजार है कि उन्होंने जो है माननीय हमारे को एक बेहतरीन इंसाफ दिलाने वाला हमारे लिए एक ऑर्डर पास हुआ है। तो शिकायतकर्ता इसमें कौन थे और उसकी मंशा क्या थी? वो क्यों परेशान कर रहा था आप लोगों को? देखिए, शिकायतकर्ताओं के पास है ना इस वक्त जो है काम धंधे नहीं है, तो ये एक बड़ा काम धंधा हो गया है कि जो एलिगेशन लगाना है। और एलिगेशन लगाने के बाद में जो टेक्निकल चीज़ें हमारे लॉयर साहब बताएंगे कि एलिगेशन लगाया जाता है, लेकिन उसको प्रूफ करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इल्ज़ाम लगाना एक अपनी जगह पे बात है और उसको साबित करने के लिए, लेकिन ये मिसगाइड करना है, कम्युनिटी में हमारे को बदनाम करना है। क्योंकि ये हमारे यहाँ पे, मैं आपको हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूंगा 1-2 मिनट लेके, कि जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट में वही लोग यहाँ पे ट्रस्टी बन सकते हैं जो मुंबई के कोकनीकर यहाँ के रजिस्टर फैमिलीज में से है। उसमें से ही एक फैमिली ये है, और ये मोहम्मद अली रोगे जो है ये एक फैमिली के हमारे यहाँ के एक मेंबर है। हमारे यहाँ पे तकरीबन 4,500-4,000 मेंबर्स है, जिसमें से सिर्फ एक जो है यही एक इस तरीके की हरकतें करता है और काफ़ी लोगों को, हमारे को, चीज़ों को हार्म्स और हरेसमेंट करने की कोशिश करता है। हम मुद्दे पे आते हैं कि ये जो चीज़ें जिसके ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाया था, हम पे जो इल्ज़ाम लगाया था और जो माननीय जज साहब ने इसको रद्द किया, वो ये था कि एक प्रॉपर्टी को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर इनका ये कहना क्या है कि हमने वो जो है प्रॉपर्टी, जबकि 2016 से पहले वो प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट या जो भी हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, जब इनका खुद भाई इस वक्त बोर्ड में मौजूद था और उसका नाम सलमान रोगे है। 2016 में वो इलेक्शन कंटेस्ट करके हार गया था, उसके बाद में हम जीत कर आए और हमने बाकायदा इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। वक्फ बोर्ड में, ट्रिब्यूनल में भी हमारा केस इसके ऊपर चल रहा है और हमने काफ़ी कंप्लेंट वगैरह की, जिसके ऊपर एमआरटी वगैरह भी निकली उस वक्त पे जो भी लोग थे। असल चीज़ तो ये थी कि लोगों को मिसगाइड किया जा रहा था और लोगों से असल बात को छुपाने के लिए इस तरीके की गई थी। लेकिन माननीय जज साहब ने और कोर्ट ने जो है बेहतरीन सारी चीज़ों को देखते हुए फैसला दिया कि जो गलत है वो बिल्कुल गलत है, जो गलत है बिल्कुल गलत है। तो अब दोस्तों आइए जानते हैं, एडवोकेट फिरोज उस्मान टीन वाले इस समय हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं फिरोज उस्मान साहब ने है जो कि सेशन कोर्ट में इस मामले को इनकी तरफ से रखा जज साहब के सामने। फिरोज जी, क्या लगता है टेक्निकल ग्राउंड हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को आप बताइए कि निचली अदालत ने तो आदेश दे दिया था 11 ट्रस्टों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, तो जज साहब को ऐसी क्या ग्रेविटी दिखाई दी उस सारे मामले पर कि बिल्कुल उन्होंने इसे कॉश कर दिया और ख़त्म ही कर दिया, इस आदेश को रद्द कर दिया? हाँ, देखिए कि इसमें जो लीगली है ना, जो पॉइंट्स थी, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वक़फ़ एक्ट ये बोलता है सेक्शन 52A(3) के तहत कि किसी भी कोर्ट को वक़फ़ के मामले में अगर वक़फ़ बोर्ड कंप्लेनेंट नहीं है तो उसको कॉग्निसेंस लेने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद सेक्शन 70 में अगर किसी को भी तकरार हो कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी वक़फ़ प्रॉपर्टी के मुतवली से या मुशर्रिफ से, वो लोगों की अगर कोई उनको शिकायत हो मिसमैनेजमेंट की, तो वो एक एफिडेविट के थ्रू प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में वक़फ़ बोर्ड को कंप्लेंट करे। वो अपने तौर पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी और अगर उनको लगा कि कोई मिसमैनेजमेंट है तो फिर अपने हिसाब से वक़फ़ एक्ट के अंदर उचित कार्रवाई करेगी। पर ये जो कंप्लेनेंट थे ये इंडिविजुअल एक मेंबर थे और इन्होंने जो सेक्शंस पे कंप्लेंट करी, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, 420 चीटिंग है। अब ये जो दो, पहला मुद्दा है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग साथ में ना एक साथ एफआईआर में आती नहीं है, दोनों
एक सेक्शन लगा नहीं सकते। एक तो कानूनी बात मैं सब दर्शकों को भी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 2 सेक्शन साथ में कभी नहीं लग सकते। दूसरी बात है कि अगर ट्रस्ट का अगर कोई मामला आया तो सारी कोकनी जमात पे आता है, इंडिविजुअली जो भी कंप्लेनेंट था वो विक्टिम नहीं है। तो बेसिकली कोर्ट ने पहले ये रिकग्नाइज़ किया हमारी प्लीडिंग्स को कि ये विक्टिम नहीं है, कि अगर कोई थर्ड पर्सन किसी को 406 और 420 में कंप्लेंट किसी और की जगह पर कंप्लेंट नहीं कर सकता है। ये पहला एक विक्टिम का मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था 54A3 और 52A3 ऑफ वक़फ़ एक्ट एंड 52 सेक्शन 70 ऑफ वक़फ़ एक्ट, ये दोनों के तहत ये रोगे कंप्लेंट नहीं कर सकता। ये मुद्दा माननीय सेशन कोर्ट ने माना। और तीसरा सबसे अहम मुद्दा ये था कि जे मार्ग में नवंबर तकरीबन 2022 में इसने जे मार्ग में कंप्लेंट करी, और सेक्शन पहले तो रूल ये है सीआरपीसी में कि 154(1) के तहत सीनियर पीआई को आप कंप्लेंट करो, 15-20 दिन रुकने के बाद, 1 महीना रुकने के बाद अगर उस तकरार पर कॉग्निसेंस नहीं लिया गया तो 154(3) के तहत अपने को कंप्लेंट अगर करना है तो कमिश्नर को करो, और ये चीज़ें न उनके ऊपर कार्रवाई न होने पर फिर मार्ग बचता है कि अंडर 156(3) मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में आप जाइए। पर रोगे ने 15 डेज़ के अंदर कंप्लेंट डालने के 15 दिन में 154(3) जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अंडर ललिता कुमारी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का और प्रियंका श्रीवास्तव में, ये कॉम्प्लायंस ज़रूरी है। और ये कॉम्प्लायंस उन्होंने पूरा न करने पर इन्होंने ये 3 चीज़ें ली। वक़फ़ एक्ट का इंडिविजुअल के पास पावर नहीं है, विक्टिम नहीं है, और सेकेंडली कि ये 154(3) का मैंडेटरी कॉम्प्लायंस नहीं किया है। ये सब को नज़र करते हुए तीसरी बात ये है कि इन्होंने जो ऑलरेडी ये जो नई ट्रस्टीज़ है जिनके ऊपर शिकायत की है 2016 दिसंबर के बाद से ट्रस्ट में आए, और ये सारी कार्रवाई जो जिसके मुद्दे पर इन्होंने कंप्लेंट करी है सारी दिसंबर इनके कार्यकाल के पहले का सब काम था। इनफैक्ट ये लोग आकर ये सारे लोगों ने इन पे कंप्लेंट करी और एमआरटीपी में केस रजिस्टर हुआ, बीएमसी ने भी एक्शन ली, सब चीज़ें हुई। तो ये सबको मुद्दे को टोटली एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने माननीय सेशन कोर्ट ने एफआईआर के ऑर्डर को रद्द कर दिया और उसको सेट असाइड कर दिया। हाँ, तो फिरोज भाई जैसे आपने लीगल पहलुओं पे नज़र डाली, काफ़ी अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को समझाया कि किस तरह से ये एफआईआर एक तरह से बोगस साबित हुआ। हम आम जबान में कहेंगे एफआईआर ही बोगस था, और कहना कि ये व्यक्ति है जो कि शोएब खतीब और जो उनके दूसरे साथी है, अदर 10 ट्रस्टी है, उन पे ये पर्सनल अटैक कर रहे थे, ये एफआईआर भी बोगस था, साबित हो गया। तो अब लीगल पहलू की अगर हम बात करें तो क्या अब इन पर मामला नहीं बनेगा? क्योंकि एक तरह से ये तो ब्लैकमेलिंग दा रहा था या मेंटली टॉर्चर का मामला है, ये एफआईआर ही बोगस थी। तो आपको नहीं लगता कि लीगली देखा जाए तो, क्योंकि ये जो ऑर्डर आया है, जो माननीय सत्र न्यायालय ने ऑर्डर पास किया, सेशन कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, जो बहुत बड़ी जुडिशियल बॉडी है, तो अभी क्या लगता है आपको कि इसमें क्या आपका रिएक्शंस होगा और क्या रिटेलिएशन? इसमें प्रोविजंस है कि हम सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन कर सकते हैं। हाँ। और ये तो ट्रस्ट के ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं आगे की कार्रवाई के लिए। कानून में प्रावधान है कि इसके खिलाफ जो भी बोगस कंप्लेंट करता है इसके खिलाफ हम बिल्कुल डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। आपकी नज़र में एक सीनियर लॉयर एडवोकेट होने के नाते ये जजमेंट कितना रिमार्केबल है? ये जजमेंट काफ़ी रिमार्केबल है, क्योंकि मैंने जज साहब को ये बताया कि अगर 4000 मेंबर में से किसी एक मेंबर को अगर ये अधिकार दिया जाए और ये अगर प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा तो हर कोई इंडिविजुअल मेंबर, चाहे वो एक ट्रस्ट का हो चाहे वो सोसाइटी का भी हो, तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में महाराष्ट्र के अंदर में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और ये वक़फ़ का जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी होती है, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि इनके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में हम इंटरफियर न करें। तो ये एक प्रेसिडेंट रॉन्ग साबित हो जाता, और जज साहब, माननीय जज साहब लर्नड सीनियर सेशन कोर्ट के जज ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हम एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट नहीं करना है। इसका हर कोई अगर मान लो कि 4.5 मेंबर इसी जजमेंट को, इसी ऑर्डर को देखते हुए अगर 4,500 मेंबर ने डिफरेंट जगह पर केस करे, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को सब चीज छोड़ के जुमा मस्जिद के खिलाफ की कार्रवाई के लिए एक फोर्स बनाना पड़ेगा। जी, तो ये हो जाता है। शोएब जी, जाते जाते आखिरी सवाल, आपका क्या रिएक्शन है अभी, क्योंकि ये एक तरह से जामे मस्जिद एक हेरिटेज रिलीजियस प्लेस है, मुंबई नहीं पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मानी जाती है, आप उसके एक जिम्मेदार ट्रस्टी है,
तो कहीं ना कहीं एक मस्जिद को भी बदनाम करने की कोशिश की गई, आपकी पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पर भी एक अटैक किया गया, डिफेमेटरी अटैक हम जिसे कहेंगे। तो अभी आपका जामे मस्जिद ट्रस्टियों का क्या अगला कदम होगा इस राहत के बाद? देखिए, बिल्कुल हमको जो है हमारे लॉयर से हम इसके बारे में डिस्कशन करके आगे की कार्रवाई करेंगे, और इस ऑर्डर से हमको एक अल्लाह के फजलो करम से हमको काफ़ी राहत मिली है। और आने वाले वक्तों में जो है इस तरीके के जो लोग अगर हरकत करते हैं तो वो इससे बाज आएंगे, ताकि जो गलत चीज़ है वो लोगों तक के हमको अननेसेसरी बदनाम करने की जो कोशिश की जाती है, इससे काफ़ी राहत मिली है। तो दोस्तों, ये थे शोएब खतीब साहब जिन्होंने अपना रिएक्शंस इस पे ज़ाहिर किया। साथ ही एडवोकेट फिरोज़ उस्मान साहब, इन्होंने लीगल पहलुओं पे नज़र दौड़ाई और कहा है कि कितना ये जजमेंट रिमार्केबल साबित हुआ है। शोएब खतीब साहब है जो कि माननीय सत्र न्यायालय के आदेश का पूरी तरह से वेलकम कर रहा है, और बिल्कुल इन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में इसी तरह के असामाजिक तत्व मस्जिद को या इस तरह की प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुँचाते हैं, डिफेमेटरी चीज़ों में, कार्रवाई में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते, तो ज़रूर ये आने वाले दिनों में लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। मुंबई और आसपास की अन्य खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.hellomumbai.news.com। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।